अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जीन जैक्स रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को। अच्छा जी, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि ह्यूमंस की नेचर कैसी थी स्टेट ऑफ नेचर में। तो स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो ह्यूमंस की हमें पता है इस तरह की कंडीशन थी कि ना वहाँ पे कोई वैल्यू थी, ना वहाँ पे कोई वाइस था, ना वहाँ पे हैप्पीनेस थी और ना वहाँ पे कोई अनहैप्पीनेस थी। बट उस टाइम पे स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमंस में दो टाइप्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो पाई जाती थी। द फर्स्ट वन वाज कंपैशन एंड द सेकंड वन वाज फ्रीडम। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिलकर जो हैं वो एक नोबल सैविज को बनाती हैं। मतलब उस टाइम का जो बंदा है जिसमें ये चीज़ें होती थी तो उसको हम नोबल सैविज का नाम देते थे। बट जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है वो आगाज़ हुआ, इनिशिएशन हुआ, तो ह्यूमंस में जो है वो क्वालिटीज़ जो हैं वो डिम होती चली गई। तो आज हम देखेंगे कि जब इंसानों में वो जो क्वालिटीज़ हैं वो डिम होती चली गई तो मीन्स के वहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी नज़र आया। तो ह्यूमंस जो है वो फिर उस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर किस तरह निकले। हमने सेम फिलॉसफी जो है जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स की जो है वो डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते थे और वो लोग जो हैं वो फिर स्टेट ऑफ नेचर से जो है वो बाहर निकलते थे। तो स्टेट ऑफ नेचर से वो किस तरह बाहर निकलते थे, तो वो लोग जो हैं वो सोशल कंट्रैक्ट जो है वो करते थे। तो आज हम देखेंगे कि रूसो की जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें से ह्यूमंस जो हैं वो बाहर कैसे निकले। वन पीपल इन स्टेट ऑफ नेचर इंक्लोज द पीस ऑफ लैंड। तो जब लोगों ने जो पीस ऑफ लैंड है, जो लैंड है, उसको डेमार्केट करना शुरू किया। अच्छा जी, डेमार्केट इस तरह करना शुरू किया। डेमार्केशन का आपको पता है मीनिंग हदबंदी है, जो हम लोग करते हैं। तो लोगों ने जो है वो अपने अपने लैंड की जो है वो हदबंदी करना शुरू की कि इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, इतनी तेरी प्रॉपर्टी है, इतनी फलाने की है, मैं इसका इतना मालिक हूँ। तो जब लोगों ने जो है अपनी लैंड को एनक्लोज करना शुरू किया तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज हुए। मीन्स के जब लोगों में फीलिंग ऑफ माइन एंड योर्स डेवलप होना शुरू हुई, इस तरह कि लोगों ने जो क्या किया कि फलाने ने कह दिया ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में चलने शुरू हुई जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है वो आगाज़ हुआ। ये जो थर्ड पॉइंट है इसको जो है वो फ़िलहाल हम रहने देते हैं कि इसने कौन सी सोसाइटी की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात की, क्योंकि आगे हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ है वो कम्प्लेक्स होती चली जाएगी और हम इसको जो है फिर क्रिटिकल एनालिसिस में भी जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ये चीज़ जो है वो जहन में रखें कि स्टेट ऑफ नेचर थी और उसमें से ह्यूमंस बाहर आना चाहते थे। वो क्यों आना चाहते थे? क्योंकि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का आगाज़ हुआ तो लोगों ने अपनी लैंड जो है वो डमार्केट करना शुरू की। वहाँ पर जो है हदबंदी जो है वो उन्होंने लगाई कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और वो जो है वो तुम्हारी मलकियत है। डिज़ायर प्राइवेट प्रॉपर्टी ब्रीडिड इनइक्वालिटी। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसने लोगों के अंदर जो है वो डिज़ायर जो है वो जन्म दी, ख्वाहिशें जो हैं, लालच जो है वो लोगों के अंदर जो है वो पैदा हुई। तो जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो फिर हमें स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो देखने को मिली। और दो तरह प्राइवेट प्रॉपर्टी ने जो है वो दो तरह की जो अनसर्टेनिटी है उसको पैदा किया। जो पहली ये है कि लोगों ने जो है वो डिज़ायर करना शुरू किया कि मतलब अपने लिए जो चीज़ें हैं उनको हासिल करना शुरू किया। डिज़ायर मोटिवेटेड बाय सेल्फ लव के मुझे जो है वो अपने लिए अब काम करना है, मुझे जो है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस तरह करके जो है वो प्रॉपर्टी बनानी है। मीन्स के उसके अंदर जो प्रिंसिपल था कंपैशन का वो जो है उसके अंदर से ख़त्म हो गया। तो यही और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ने दूसरी क्या अनसर्टेनिटी पैदा की कि इट इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी एंड डिपेंडेंस। तो इसने क्या किया, इसने इनइक्वालिटी को फिर जो है वो जन्म दिया, क्योंकि मुआशरा जो है वो वायलेंस की तरफ जा रहा था, केओस की तरफ जा रहा था, क्योंकि हर कोई बंदा अपने लिए जो है वो काम कर रहा था। और इसने जो है वो फिर डिपेंडेंस को जो है वो जन्म दिया कि लोग जो हैं वो फिर एक दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट भी होना शुरू हुए वर्क के
सिलसिले में। तो जब वो एक दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट होना शुरू हुए, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्राइवेट प्रॉपर्टी का देखें ना आगाज़ हुआ तो हर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लेने का सोचा, वो काबिज़ होने का सोचा, तो जिसकी वजह से इनइक्वालिटी जो है वो पैदा हुई। किसी को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली, किसी को कम मिली और किसी को जो है वो मिली ही नहीं। तो जिसको नहीं मिली तो उसने क्या करना है, उसने उस बंदे पे डिपेंडेंट होना है जिसके पास प्रॉपर्टी है। तो इन चीज़ों ने इंक्रीज़ की इनइक्वालिटी और लोगों को डिपेंडेंट बनाया एक दूसरे पे। और आजकल भी जो है वो यही चीज़ें हैं, किसी के पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है और किसी के पास कम है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो तो डिपेंडेंट है उस बंदे पे जिसके पास जो वेल्थ है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो जो है वो काम लेता है उनसे 24 घंटे। मतलब जिस तरह भी है आजकल का जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इसने ब्रीडिड की इनइक्वालिटी और सोसाइटी में जो है वो फिर केओस और वायलेंस जो है वो बाद में जो है वो देखा गया। अच्छा जी, फिर जो है जब ये स्टेट जो है वो लोगों की ये कंडीशन होगी कि वहाँ पे इनइक्वालिटी होगी, स्टेट ऑफ नेचर में जो है लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना शुरू हुए, वहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो पैदा होनी शुरू हुई। तो स्टेट ऑफ नेचर से फिर उस सोसाइटी ने जो है, सोसाइटी तो नहीं कहेंगे, स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने जो है वो फिर वार की तरफ जो है वो कदम बढ़ाया, क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो पैदा हो गई थी। तो बेसिक रीज़न ऑफ वॉर क्या था? द फर्स्ट वन वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनइक्वालिटी पैदा हो रही थी, डिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज हो रही थी, डिज़ायर फॉर रिकॉग्नाइज बाय अदर जो है वो चीज़ें जो है वो इंक्रीज हो रही थी। लोग जो हैं वो ये चाह रहे थे कि फ़लाना बंदा जो है वो हमें पहचाने, हमारी रिकॉग्निशन हो। और बंदे की रिकॉग्निशन जो है वो तभी होगी जब उसके पास कुछ एसेट्स होगा, उसके पास कुछ कैपिटल होगा, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी, तभी तो जो है उसकी रिकॉग्निशन होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में वॉर की तरफ लेके गई। नेचुरल फीलिंग ऑफ एनवी कंपटीशन रिकॉग्नाइज रिस्पेक्टेड बाय अदर। तो इसी तरह जो स्टेट ऑफ नेचर में जब वॉर की तरफ वो जो सोसाइटी है वो बढ़ी, तो पहला पॉइंट क्या था? बेसिक रीज़न का वॉर का वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था, और दूसरा था नेचुरल फीलिंग। लोगों में फिर जो है वो नेचुरल फीलिंग्स पैदा हुई एक दूसरे के खिलाफ, मतलब कि उनके अंदर हसद पैदा हुई, जेलसी पैदा हुई, कंपटीशन हुआ, और उन्होंने क्या किया जी, रिकॉग्नाइज करना शुरू किया एक दूसरे को। मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा हुआ, जो गरीब है उसको जो है रिकॉग्निशन मिली नहीं। बस लोग जो हैं वो इसी दौड़ में लग गए कि हमें जो है वो हर कोई दूसरा बंदा जो है वो रिस्पेक्ट करे। दीज थिंग्स लेड टू वॉर इन स्टेट ऑफ नेचर। तो ये जो दो बेसिक रीजंस थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो नेचुरल फीलिंग ऑफ एनवी है, ये वॉर की तरफ जो है वो लेके गई स्टेट ऑफ नेचर को। अच्छा जी, इसके बाद है हाउ टू एंड वॉर। अब वॉर जो है वो हुई, तो वॉर को जो है वो ख़त्म कैसे करना है? तो स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो वॉर चल पड़ी है, तो उसको हमने किसी ना किसी तरीके से डेसिमेट करना है। उसका जो उसकी जो स्पीड है, ट्राजेक्ट्री है, उसको जो है वो हमने कम करना है या ख़त्म करना है। तो हम देखते हैं हाउ टू एंड वॉर। तो वॉर को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने जो है वो दो सोशल कंट्रैक्ट जो हैं वो साइन किए। ठीक है, इससे पहले जो लॉक और होप्स को हमने देखा तो वहाँ पे एक सोशल कंट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ। दोबारा से रिमाइंड करवाता जाऊँ, हॉब्स ने जब सोशल कंट्रैक्ट किया तो वहाँ पे एक सॉवरन गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुई। लॉक ने जब सोशल कंट्रैक्ट किया तो वहाँ पर भी एक गवर्नमेंट जो है वो कायम हुई। लेकिन यहाँ पर जो वॉर को ख़त्म करने के लिए स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने दो सोशल कंट्रैक्ट जो हैं वो किए। जो फर्स्ट वन सोशल कंट्रैक्ट था वो इलेजिटिमेट था। तो वो इलेजिटिमेट कैसे था? इट वॉज बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये गरीब और अमीरों के दरमियान था। बस रिच वांटेड टू रिटेन प्रॉपर्टी वेयर एज द पुअर वांटेड टू रिटेन लाइफ। तो जो रिच थे वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहे, जबकि पुअर चाहते थे कि बस हमारा जो है वो किसी ना किसी तरीके से गुजर बसर जो है वो होता चला जाए। रिच कन्विंस द पुअर टू सोशल कंट्रैक्ट एंड द पुअर एग्रीड एंड कंट्रैक्टेड। तो रिच जो हैं उन्होंने लोगों को कन्विंस किया जो गरीब थे कि आप जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो सोशल कंट्रैक्ट कर लें, और हालात जो हैं वो थोड़े से नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि रिच जो है वो तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा था। इट वाज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रिच। तो ये जो पहला सोशल कंट्रैक्ट था ये इलेजिटिमेट क्यों था? क्योंकि इट वाज ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रिच कम्युनिटी। अच्छा जी, देन है जी सेकंड सोशल कंट्रैक्ट। ही बिलीव दैट ह्यूमंस कुड नॉट गो टू बैक इन द सेम स्टेट ऑफ नेचर। तो इसका ये मानना था
कि फर्स्ट सोशल कंट्रैक्ट जो है वो तो बेकार था, वो तो इलेजिटिमेट था। तो जो सेकंड सोशल कंट्रैक्ट था वो क्या था, जो रूसो है उसका मानना था कि ह्यूमंस जो हैं वो उस स्टेट ऑफ नेचर में तो दोबारा नहीं जा सकते। कौन सी स्टेट ऑफ नेचर? वो वाली स्टेट ऑफ नेचर जहाँ पे हर किसी के पास जो है वो एक दूसरे के लिए कंपैशन था और जो है वो फ्रीडम थी वहाँ पे लोगों के लिए। तो ही बिलीव दैट ह्यूमंस कुड नॉट गो टू बैक इन सेम स्टेट ऑफ नेचर, बट विद इन दैट लिविंग सोसाइटी ह्यूमन कैन बी एज फ्री एज ही वॉज इन स्टेट ऑफ नेचर। बट उसी सोसाइटी में रहते हुए जो ह्यूमंस थे वो स्टेट ऑफ नेचर की तरह फ्री जो है वो रह सकते थे। और वो कैसे फ्री जो है वो रह सकते थे? एंड इट इज़ पॉसिबल थ्रू सोशल कंट्रैक्ट। तो वो सोशल कंट्रैक्ट के थ्रू जो है वो जो सोशल कंट्रैक्ट के थ्रू जो है जिस तरह स्टेट ऑफ नेचर में फ्री थे, तो वो इस सोसाइटी में भी फ्री रह सकते थे। ह्यूमंस कैन अचीव इक्वालिटी एंड फ्रीडम विच दे होल्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर एंड इट कुड बी ओनली पॉसिबल विद इन दैट सोसाइटी। तो ह्यूमंस ने जो है वो अगर इक्वालिटी और फ्रीडम जो है अचीव करनी है जो कि स्टेट ऑफ नेचर में उनके पास थी, तो ये जो है वो पॉसिबल है जो सोसाइटी है उसमें, जो रूसो की सोसाइटी है उसमें। तो जी जो रूसो की सोसाइटी है उसमें जो सोशल कंट्रैक्ट है या वो जो इक्वालिटी और फ्रीडम है वो किस तरह हम दोबारा जो है उसको लेके आ सकते हैं। तो उसका ये मानना है कि जो अब वो सोशल कंट्रैक्ट करेंगे तो उसके दो एम्स होंगे। वो एम्स कौन से होंगे? वो एम्स होने चाहिए इक्वालिटी और फ्रीडम पे बेस करते हुए, ना कि ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रिच। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आफ्टर द कंट्रैक्ट ईच है टू ओबे हिमसेल्फ। तो उसका कहना ये है कि हर कोई बंदा जो है वो एक दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा आफ्टर द कंट्रैक्ट, और हर कोई बंदा जो है वो जो कंट्रैक्ट होगा उसको ओबे करेगा। जब जो है हर कोई बंदा एक दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी का जो है वो एहतराम करेगा और वो जो कंट्रैक्ट किया होगा उसको ओबे करेगा, तो मीन्स इसका मतलब यही है कि वन रिमेंड फ्री, मीन्स कि उसके अंदर जो है वो दोबारा से कंपैशन जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। कंपैशन जो है वो क्या है? जब हम एक दूसरे का दुख दर्द जो है उसको बर्दाश्त करने की हमारे में सलाहियत होती है, तो वही चीज़ कंपैशन है। तो उसका भी यही कहना है, जब जब हम एक दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बारे में दर्द रखेंगे, उसके बारे में जो है हमारी फीलिंग्स होंगी, ऐसी फीलिंग्स जैसे हमारी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में होती है, हमारी लाइफ के बारे में होती है, तो वो लोग जो हैं वो दोबारा से जो हैं वो कंपैशनेट जो हैं वो बन जाएंगे। फॉर्मिंग अ कंट्रैक्ट meant surrendering a part of one's freedom. Hobbes to Leviathan and Locke freedom surrendered to authority but each other in Rousseau। अच्छा, इसको आपने ना ज़रा ध्यान से सुनना है। तो जब जो लोग हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसका मतलब ये है कि वो अपना कुछ जो फ्रीडम है उसको थोड़ा सा सरेंडर करेंगे। ठीक है, तो ये आज से पहले बात किसने की थी? हॉब्स ने भी यही बात की थी ना लेविएथन में, कि हम जो है जो लोग हैं वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलना चाह रहे थे। तो वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर किस तरह निकले? कि उन्होंने भी एक सोशल कंट्रैक्ट किया, और उस सोशल कंट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने राइट जो है वो एक स्टेट को दे दिए कि स्टेट जो है वो अब उन लोगों के प्रोटेक्शन जो है वो करेगी। ठीक है, इसी तरह ये भी कह रहा है कि अगर हमें एक दूसरे की लाइफ लिबर्टी का एहतराम करना है, हमारे अंदर दोबारा से जो है वो कंपैशन और वो फ्रीडम जो है वो आ जाए, तो वो किस तरह होगी? जब हम कंट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसका मतलब ये है कि हम अपनी आज़ादी का जो कुछ हिस्सा है वो सरेंडर कर देंगे। एंड लॉक फ्रीडम सरेंडर टू अथॉरिटी। और लॉक, ये तो हमने हॉब्स की बात की थी ना, कि हॉब्स की सोशल कंट्रैक्ट में लोगों ने सरेंडर किया था एक स्टेट को। और इसी तरह जो लॉक ने क्या किया था, लॉक में भी लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने के लिए अपने राइट्स जो हैं वो सरेंडर किए थे एक गवर्नमेंट को, एक अथॉरिटी को। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनके आगे सरेंडर करेंगे, एक दूसरे को जो है वो रिस्पेक्ट देंगे। यहाँ पे
लॉक और हॉब्स की तरह किसी हम अथॉरिटी को सरेंडर नहीं करेंगे, बट लोग जो हैं वो एक दूसरे के आगे जो है वो सरेंडर करेंगे, एक दूसरे की लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो है वो रैशनैलिटी वाली कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो है वो टोटली वो इमोशंस को लेके आ रहा है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है इतना ज़्यादा कनेक्ट होंगे, कंपैशनेट होंगे कि अपनी अपनी जो फ्रीडम का थोड़ा बहुत हिस्सा है उसको सरेंडर करेंगे। So that's why they could enjoy फ्रीडम एंड इक्वालिटी लाइक इन स्टेट ऑफ नेचर। तो जब ये लोग जो हैं वो अपना फ्रीडम का जो कुछ पार्ट है उसको सरेंडर करेंगे, तो वो क्या करेंगे ये, तो वो उस लाइफ में दोबारा आ जाएंगे, या वो फ्रीडम और कंपैशन और जो इक्वालिटी है उसको एंजॉय करेंगे जैसा कि वो स्टेट ऑफ नेचर में एंजॉय करते थे। तो अब यहाँ पे जो है वो एक सवाल बनता है, हाउ कुड दे एज फ्री एज स्टेट ऑफ नेचर। तो जिस तरह वो स्टेट ऑफ नेचर में फ्री थे, तो क्या वो इस तरह आज भी स्टेट ऑफ नेचर आज के दौर में भी वो फ्री रह सकते हैं? जितना स्टेट ऑफ नेचर में वो फ्री थे, एंजॉय करते थे, कंपैशनेट थे एक दूसरे के लिए, तो क्या आज भी जो है वो लोग जो हैं वो उस तरह स्टेट ऑफ नेचर की तरह फ्री रह सकते हैं? तो उसका मानना ये है कि अगर गुड विल हो, और सॉरी जनरल विल हो, तो तब लोग जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर की तरह फ्री रह सकते हैं। तो जनरल विल क्या है? जनरल विल इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी को जो है हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इंडिविजुअल हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ विल। जो इंडिविजुअल है, इंसान है, उसकी थ्री टाइप्स ऑफ विल्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ जनरल विल, द सेकंड वन इज़ कॉर्पोरेट विल, एंड द थर्ड वन इज़ प्राइवेट विल। तो जनरल विल क्या होती है? तो जनरल विल ये होती है कि अगर मेरे लिए कोई अच्छा है तो दूसरे के लिए भी वही चीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मीन्स के बेनिफिट फॉर ऑल। कॉर्पोरेट विल क्या होती है? कॉर्पोरेट विल ऐसी होती है जब कोई एक कॉरपोरेशन या कोई ग्रुप का जो फ़ायदा हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट विल। प्राइवेट विल क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट और अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना। अच्छा जी, तो ये तीन टाइप्स की विल हैं, और हमें जो है वो देखना है, जिस पे ज़्यादा फोकस करना है वो है जनरल विल। तो जनरल विल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो उसका कहना ये है रूसो का कि लोगों को जो है सिर्फ अगर अपने राइट्स और फ्रीडम को सरेंडर करना है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ जनरल विल के सामने जो है वो सरेंडर करना है। क्योंकि जनरल विल एक ऐसी वो गवर्नमेंट को लाएगा या ऐसी कोई अथॉरिटी को लेके आएगा जो कि तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, ना कि किसी कॉरपोरेट के लिए और ना कि किसी प्राइवेट बंदे के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल विल के आगे अपने राइट्स को जो है, अपनी फ्रीडम को जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है। तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया जी? लोगों ने जो है वो डिसाइड किया कि दे विल ओनली ओबे, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ ओबे करेंगे जनरल विल को, और लोगों ने जो है वो अपने राइट्स या जो फ्रीडम या जो राइट टू फ्रीडम है उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को एज अ होल। कम्युनिटी मैं क्यों कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने जो राइट हैं, जो फ्रीडम ऑफ राइट है, उसको एक कम्युनिटी को ट्रांसफ़र किया, क्योंकि लॉक और हॉब्स की तरह ये किसी अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा कि लोग जो हैं वो अपने पावर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, डेलीगेट करेंगे किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी को। ठीक है, ये कह रहा है कि एज अ होल ही, ठीक है, लोग जो हैं वो एक दूसरे के सामने ही मतलब अपने राइट्स जो हैं वो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करेंगे, एक दूसरे को जो है अपने राइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब लोग जो हैं, मैं आपको अपने राइट्स ट्रांसफ़र करूंगा तो आप मुझे अपने राइट्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या होगा? तो फिर दोबारा से जो है वो इक्वालिटी आ जाएगी। मेरे राइट्स आपके पास होंगे, आपके राइट्स मेरे पास होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो मीन्स के ये है कि हम दोबारा से जो है वो एक फ्री सोसाइटी जो है वो बन जाएंगे, जैसे कि फ्री सोसाइटी जो थी वो स्टेट ऑफ नेचर में थी। स्टेट ऑफ नेचर में मतलब किस तरह की थी? ऐसे लोग जो थे जो कि फ्री थे, और ऐसे लोग थे जिन लोगों में जो है वो कंपैशन था। तो अगर हमें स्टेट ऑफ नेचर वाली जो स्टेट है, मतलब कंडीशन है, वो दोबारा हमें लेके आनी है, तो हमें जनरल विल के सामने ही सिर्फ और सिर्फ ओबे करना है। तो जब हम ओबे करेंगे, जब मैं आपको अपने राइट्स ट्रांसफ़र करूंगा, मींस के पीपल जो हैं वो ट्रांसफ़र देयर राइट ऑफ फ्रीडम टू कम्युनिटी एज अ होल करेंगे,
तो दोबारा से जो है वो हम फ्री हो जाएंगे और उसी तरह फ्री हो जाएंगे जैसे हम स्टेट ऑफ नेचर में पैदा हुए थे, जैसे स्टेट ऑफ नेचर में वो लोग जो हैं वो फ्री थे। तो आजकल भी जो है वो अगर देखा जाए तो इसी चीज़ का जो है वो रुझान है। और अच्छा, वो जो कम्युनिटी होगी, ठीक है, एक बात जो है वो मैं भूल गया। तो वो जो कम्युनिटी होगी वो क्या करेगी, वो फिर लोगों के लिए पॉलिसी और लॉ जो है वो बनाएगी और लोग जो हैं उस लॉ को जो है वो फॉलो करेंगे। तो आज भी अगर देखा जाए तो जनरल विल का फार्मूला जो है वही अप्लाई होता है स्टेट में। मींस के इक्वलिटी है ना। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, दुनिया के कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो वहाँ पे जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब कानून के सामने जो हैं वो तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें आज भी जो है वो नज़र आती है और जनरल विल भी जो है वो हमें नज़र आती है। जनरल विल मींस के बेनिफिट फॉर ऑल, तमाम लोगों के जो बेनिफिट होंगे उसके लिए जो कम्युनिटी होगी वो वर्क करेगी। तो आजकल डेमोक्रेसी में जो है वो क्या हो रहा है कि हम तो सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो एक बड़ी रिडंडेंट किस्म की और परवर्टेड किस्म की जो डेमोक्रेसी है वो चल रही है। बट अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी को देखें तो वहाँ पे भी यही है कि जो लोग हैं वो उनको मुंतखब करते हैं और वो ऐवानों में आते हैं, और वो जो ऐवान में लोग आते हैं, पार्लियामेंट में लोग आते हैं, तो वो फिर कानून साजी ऐसी करते हैं कि वो तमाम लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होती है। तो यही चीज़ें जो हैं वो आज कल भी हम देख रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आपने उस टाइम पे जो उसने जो बात की हुई है उसको आप आज के साथ जो है वो रिलेट भी कर सकें, और यही जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस का एक मेजर पॉइंट है। अच्छा जी, तो वो जो गवर्नमेंट होगी वो किस टाइप की होगी, वो जो कम्युनिटी की गवर्नमेंट होगी वो जो जनरल विल पे बेस करती होगी तो वो किस टाइप की होगी, तो उसको जो है हम अपने आगे आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे विद क्रिटिकल एनालिसिस एज वेल।